हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं वैद्युत आवेश क्षेत्र का तीसरा लेक्चर और जो है अपना कूलाम का नियम। ठीक है ना, तो आज अपन इस लेक्चर में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नियम क्या है, कैसे ये काम करता है, जो कुछ भी है, मतलब काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। तो इसके बाद में अगला लेक्चर होगा जिसमें इसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होंगी उस लेक्चर में होगी। ठीक है ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख रखी है अपनी हेल्प के लिए, जैसे कि आप आराम से मतलब थोड़े से समय में और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको गेन कर सकें यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कूलम का नियम। देखो ये जो नियम है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कहीं पर, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेटा चार्ल्स ऑगस्टिन। चार्ल्स ऑगस्टिन चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, तो इन्होंने बेटा इस वाले नियम को दिया था सन 1785 में। ठीक है, तो ये जो नियम है, इस नियम में क्या बोला है, कैसे मतलब इस नियम को समझाया गया है, ये बात समझ लो। ठीक है, जब इस नियम में बोला गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोबारा से मतलब आप आराम से इसको पढ़ सकते हो आराम से कि किन्हीं दो मतलब ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताने के लिए। ठीक है ना, तो इस वजह से इस कूलाम के नियम को अपन स्थिर वैद्युतिकी बल का नियम भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जिस बल की बात हो रही है वो बल आपको कई जगह पे स्थिर वैद्युतिकी बल के नाम से मतलब बोला जाएगा वो। ठीक है ना, तो भाई फिर दोबारा से देखें, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे फिर मैंने क्या किया कि मैंने दो स्थिर बिंदु आवेश लिए Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी मैंने ली स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परिभाषा में क्या बोला गया कि भाई ये इनके बीच में जो लगने वाला बल है जो F है वो समानुपाती है इनके परिमाणों के। ठीक है ना, तो मतलब परिमाण बोलो या फिर इनकी मात्रा बोलो तो इनकी मात्राओं के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती है। तो ये मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में यही जो बल है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब बोले तो स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये मैंने इसका वर्ग ले लिया, इसके व्युत्क्रमानुपाती में लिख दिया इसको मैंने। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। ठीक है ना, तो जब अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखा जाता है f जो है वो समानुपाती है किसके, Q1 और Q2 अपॉन में r स्क्वायर के। ठीक है, अब इससे आगे क्या होता है इसमें, जिससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो देखो यहाँ पे कि जैसे ही अपन यहाँ से समान वर्ग का चिन्ह जाता है कोई ना कोई नियतांक आता है। वो नियतांक क्या होता है तुम्हारे पास में, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है F बराबर K और ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है तुम्हारे पास में कूलाम के नियम, ये होता है तुम्हारे पास में कूलाम का नियम। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक, स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत स्थिरांक बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये भी चलता है स्थिर वैद्युत स्थिरांक। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद में क्या होता है, ये जो k है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो वैल्यू अपने पास में क्या होती है बेटे, ये जो k है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो भाई 4 को पाई को सब बच्चे जानते हैं, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या चीज़ है, एप्सिलॉन को बेटा अपन बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है तुम्हारे पास में, निर्वात की वैद्युतशीलता। मतलब जो निर्वात है वो मतलब वैद्युत क्षेत्र को कितना अपने में से परमिट करता है, तो बेटा वो अपने पास में एप्सिलॉन होता है ना। इसको मतलब अंग्रेजी में इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोला जाता है, वैक्यूम भी बोला जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब देखो ये जो अपना एप्सिलॉन है बेटा ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो होता है अपने पास में मात्रक और एक होता है अपने पास में माध्यम। ठीक है ना, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की निर्भरता को अपन देखें तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो दो मतलब बातों पर निर्भर करता है, एक तो है अपने पास में मात्रक और दूसरा अपने पास में माध्यम। ठीक है ना, मात्रक पर कैसे डिपेंड करता है कि अगर बेटा मात्रक के हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं CGS में देखें इसको। ठीक है ना,
CGS में देखें तो CGS में बेटा इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। और यदि अपन इसको क्या बोलते हैं SI यूनिट्स में देखें, SI में देखें तो भाई इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ से चलो यहाँ से देखते, देखो इसका यूनिट देखें अपन, एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है, मात्रक, SI मात्रक देखें, है ना। तो SI मात्रक अगर मैं इसका देखूँ तो ऐसे मात्रक, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं कि अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन को ले जाएंगे ऊपर और K आ जाएगा अपने पास में नीचे, है ना, इस तरह से करके। या फिर चलो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से देखें तो अपने पास में F बराबर K की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/4πε0, और ये तुम्हारे पास में Q1 Q2, और ये हो गया नीचे अपने पास में R², ठीक है। R एप्सिलॉन ले जाओ ऊपर और F आ जाएगा तुम्हारा नीचे, तो बेटा यहाँ से एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/4πf, और ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 R², ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर अपन आगे बढ़े तो भाई देखो यहाँ से अब मान लो अपना आराम से निकल जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू, भाई फोर्स का क्या होता है तुम्हारे पास में न्यूटन, तो भाई न्यूटन बन रहा है नीचे, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारे पास में मीटर स्क्वायर। अच्छा Q1 का क्या होता है कूलम होता है, तो ये भी कूलम ये भी कूलम, तो मतलब कूलम को कूलम से मल्टीप्लाई करें तो बेटा कूलम स्क्वायर हो गया। तो बेटा यहाँ से इसका यूनिट्स क्या बन के आता है SI में कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है इसका मात्रक। तो ये मात्रक आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से, ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई ये तो अपन ने देखी मात्रक पर डिपेंड, भाई CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है, SI में इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये माध्यम पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो माध्यम पर अगर इसकी डिपेंडेबिलिटी देखें तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा इसको ऐसे करके, ठीक है ना। तो माध्यम पर निर्भरता देखो, किसकी निर्भरता देख रहे हैं अपन, एप्सिलॉन की, ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब वैल्यूशीलता की निर्भरता देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो माध्यम पर निर्भरता देखें तो सबसे पहले अपन इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए देखें तो बेटा निर्वात के लिए इस बल को कैसे लिखा जाएगा, आप F लिख लो या तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ पे F0 भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो F बराबर तुम्हारे पास में फॉर्मूला भी आपने पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है। ये तो निर्वात की कंडीशन है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट बोले दे रहे हैं कि भाई इक्वेशन अपने पास में पहली है। अच्छा किसी माध्यम में देखें तो माध्यम के लिए देखें तो भाई यहाँ पे अपन लिख दे रहे हैं F और बेस में लिख दिया M फॉर मीडियम, ठीक है ना। तो ये आप अगर माध्यम में देखें तो माध्यम में ये क्या लिखा जाएगा 1/4π, देखो निर्वात के लिए तो नोट लगाया अपन ने, और माध्यम के लिए अपन इसको लिखे थे एप्सिलॉन में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में आगे बढ़े Q1 Q2 R², ये होगी तुम्हारे पास में इक्वेशन सेकंड। अब एक काम कर देते इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते इक्वेशन सेकंड से, यहाँ पे अपन बोले इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जब यहाँ से इसको अपन ने डिवाइड किया तो ये अपने पास में वैल्यू किस तरह से बन के आएगी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड मतलब F/FN इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड, तो इसकी राइट हैंड साइड पे क्या लिखा होगा 1/4πε0, उसके बाद में Q1 Q2 R², इसके लिए क्या लिखा होगा 1/4πε, वही हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 R²। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होता है, R² से R² कैंसिल होता है, 4π से 4π कैंसिल होता है, ठीक है ना। अब ये एप्सिलॉन का M कहाँ पे चला जाएगा आपका ऊपर, तो भाई ये तुम्हारे पास में F/FM जो है ये बराबर होता है εM/ε0 के, ठीक है। अब देखो ये जो रेशियो अपने पास में निकल के आया है, इस रेशियो को अपन बोलते हैं आपेक्षिक वैल्यूशीलता, बोले तो इसको जोड़ करते हैं अपन इसका εr से, ये होता है तुम्हारे पास में आपेक्षिक वैल्यूशीलता, ठीक है। और अपन इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको परावर्तनांक बोल सकते हैं, परावर्तनांक को अपन लिखते हैं K से, तो K होता है तुम्हारे पास में परावर्तनांक, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर भी परावर्तनांक, तो मतलब या तो इसको εr बोलो या फिर इसको क्या बोलो K, ठीक है ना। K बोले तो परावर्तन, εr बोले तो आपेक्षिक वैल्यूशीलता, ठीक है ना। तो भाई ये होती है इसकी माध्यम पर निर्भरता।
अगर देखो अगर आप यहाँ से इसको नोटिस करें थोड़ा सा, तो जैसे अगर आपको मतलब निर्वात का फोर्स निकालना है तो आपका एफ एम कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब मीडियम में फोर्स निकालना है तो ये वाला आपका एफ जो है वो आ जाएगा इसके साथ में, तो फॉर्मूला आपके पास में एप्सिलॉन अपॉन में एफ एप्सिलॉन नोट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और अगर आपको मतलब इसकी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको ये निकालना है तो मतलब इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर आपको ये निकालना है तो भाई इन दोनों को अपने आप में वही आ जाएगा यहाँ पे, और ये एप्सिलॉन चला जाएगा उधर, ठीक है ना। तो इस तरह से तो भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो समझने की है कि अपना ये जो मीडियम वाला जो फोर्स है बेटा वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एप्सिलॉन एम के, ठीक है ना। मतलब माध्यम की जो गतिशीलता उससे कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई जैसे जैसे अगर इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ तक का आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज देखो अब इसको हटा रहे हैं। अगर बाई चांस मेरी मतलब स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो आप लोग इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। अगर आपके पास में टाइम कम है और वीडियो अगर आपको मतलब थोड़ा बड़ा दिखता है तो फिर आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब का आपको दोनों ही फैसिलिटी मिलती है, अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हो, आप वीडियो की स्पीड घटा भी सकते हो, ठीक है ना। जो कुछ भी आपके सामने बता रहे हैं मतलब नोट्स आप अच्छे से बनाते रहें, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो, ये जो अपन ने अभी जो के लिखा था, या फिर बोले तो अपन जो एप्सिलॉन एम बोल रहे थे, जो एप्सिलॉन एम है, अगर अपन इसको चाहें तो एप्सिलॉन नॉट के भी ले सकते हैं, ठीक है ना। के भी ले सकते हैं इसको इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं के को निकालने जाऊँ तो ये के बराबर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके। तो बेटा ये वही रिलेशन है जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो मतलब ये मैंने आपको एप्सिलॉन एम में और एप्सिलॉन नॉट और के में मैंने आपको रिलेशन बताया, मतलब आप वहीं से निकाल सकते हो आराम से, मतलब ये तुम्हारे पास में है। तो मतलब अगर आपसे कोई कहीं कोई परावैल्यतांक को डिफाइन करो, इसको परावैल्यतांक बोलते हैं ना। तो परावैल्यतांक को डिफाइन करो तो डिफाइन कैसे करोगे, क्या बोल सकते हो आप, अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था कि अपने पास में एफ अपॉन में एफ एम, और ये बराबर किसके में था, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और ये तब आपके पास में बराबर बन रहा था एप्सिलॉन आर, और इसी को अपन क्या बोल रहे थे तुम्हारे पास में के, ठीक है ना। ये था तुम्हारे पास में। अगर आपको के को डिफाइन करना मतलब परावैल्यतांक को अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है तो आप कैसे बोलोगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, आप लिखूँ किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, ठीक है ना। अथवा करके क्या लिख सकते हो, अथवा माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युशीलता मैं दोनों की डेफिनेशन बना के चल रहा हूँ, बाकी चांस कोई आपसे पूछ लेता है तो आप आराम से बना सकते हो, को आपेक्षिक वैद्युशीलता अथवा
परावैद्युतांक कहते हैं, अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अगर आप देखें तो भाई परावैद्युतांक की डेफिनेशन ये है। तो अब बात ये आती है कि फिर परावैद्युत क्या होता है ना। तो भाई साहब अगर परावैद्युत के लिए अगर अपन देखें तो देखो, परावैद्युत आपके पास में कोई ना कोई कुचालक पदार्थ है। परावैद्युत, परावैद्युत का क्या होता है, मतलब ऐसा कोई कुचालक पदार्थ, मतलब कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ जिसके परमाणु में मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी तरह बंधे होते हैं, मतलब उसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वह कुचालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जिसे, बहुत अच्छी बात देखो, लेकिन जिसे किसी वैध क्षेत्र में रखकर, किसी वैध क्षेत्र में रखकर, किसी वैध क्षेत्र द्वारा लिखे गए, किसी वैध क्षेत्र द्वारा आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है या जा सकता है। ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युत कहलाता है, परावैद्युत, परावैद्युत कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में परावैद्युत की डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि अगर आप चाहें तो परावैद्युत को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अभी आप मतलब अभी आपने क्या बोलते हैं, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ रखा है, सेकंड में आपने पढ़ रखा है कि किस तरह से अपन मतलब जो अपना प्लास्टिक है, मतलब पेन वगैरह है, कंधा वगैरह है, आप उस पर किस तरह से आप चार्ज वगैरह डेवलप करते हो, आपके पास में कागज है ना। तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल क्या क्या बनेंगे तुम्हारे पास में, जैसे कागज है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है तुम्हारे पास में, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा, अब आगे की बात क्या है, देखो काम की बात यह है कि ये जो बेटा के जो है ये मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, मात्रक विहीन राशि बेटा, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, क्योंकि भाई ये रेशियो है, मतलब ये भी दोनों फोर्स है, भाई इसका अगर मात्रक अगर तुम्हारे पास में न्यूटन है, भाई इसका भी न्यूटन है। ठीक है ना, जैसे आपने अभी इसका मात्रक निकाला तुम्हारे पास में इसका मात्रक निकल के आया था, इसका मात्रक निकल के आया था तुम्हारे पास में क्या, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है ना, तो भाई ये तुम्हारे पास में। अच्छा जी, अच्छा देखो एक चीज़ और अपन मतलब सही करते हैं कि मतलब मैंने आपको वहाँ पे शायद मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो मैंने आपको गलत लिखा दी है। ठीक है ना, एप्सिलॉन की जो वैल्यू बेटा वो होती है तुम्हारे पास में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो ये होती है वैल्यू। ठीक है ना, न्यूटन एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है तुम्हारे पास में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप उसको सही करना। वो जो आपके पास में वैल्यू लिखी है ना, वो जो अभी आपने लिखी थी वो वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन की होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है। ठीक है ना, वो वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में 9 × 10⁹। अगर इसका यूनिट देखें तो भाई इसका यूनिट जो है इसको रिवर्स कर दो तो आपके पास में उसका न्यूटन मतलब उसका यूनिट बन जाएगा। तो ये क्या हो रहेगा तुम्हारे पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप उसको करेक्शन कर लेना, जल्दबाजी में थोड़ा सा हो गया है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप इसको सही कर देना। ठीक है ना, तो आपको भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मैंने करेक्शन के लिए बोल रखा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है तुम्हारे पास में ये, और ये बेटा ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की। ठीक है ना, तो चलो भाई यहाँ तक का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब यहाँ से आगे अपन जा रहे हैं कि अपन इसका सदिश रूप देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो देखो यहाँ पर कर रहे हैं अपन कूलम, भाई बल है, तो भाई बल अपने आप में क्या है, एक सदिश राशि है, तो कूलम के बल का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। ठीक है, तो बेटा इसको सदिश फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, तो देखो ये चीज़ सीखने की है, तो आप लोग इसको सीखें तो किस तरह से लिखते हैं। मान लो भाई ये मेरे पास में कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरे पास में कोई प्लेन है,
इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास में एक्स डायरेक्शन में और ये अपने पास में वाई है, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है और ये अपने पास में वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब देखो ये अपने पास में ओरिजिन है, बोले तो मूल बिंदु है ये, ठीक है। तो मूल बिंदु में क्या है तुम्हारे पास में कि यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो मेरा कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है जिसका नाम है Q1, ठीक है। मेरा कोई दूसरा आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इस आवेश का नाम है मान के चलो मेरे पास में Q2, ठीक है ना। तो मैं इसको Q2 बोल रहा हूँ इस तरह से, चलो इधर की ओर ऐसे लिखे दे रहा है, ये हो गया तुम्हारे पास में Q2, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, इसके लिए अगर मैं इनकी स्थिति वगैरह बताऊँ तो देखो यहाँ से O से लेकर Q1 तक की स्थिति बताने वाला जो सदिश है उसको मैं नाम दे दिया R1 वेक्टर, ठीक है ना। ये R1 वेक्टर है, मतलब क्या बोला है Q1 का स्थिति सदिश किसके मूल बिंदु के सापेक्ष, या Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष बताने वाला सदिश है R1 वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे ही मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति बताने वाला जो सदिश है बेटा, सॉरी ऐसे, तो बेटा इस वाले को मैंने नाम दे दिया तुम्हारे पास में R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे कहानी ये है कि मैंने बोला कि भाई ये दोनों आवेश जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो भाई यहाँ पे ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों को प्रतिकर्षित किया बेटा, तो यहाँ पे इस पर लगने वाला फोर्स है वो लिखा जाएगा ऐसे, मतलब Q1 में फोर्स लग रहा है तो भाई इस वाले फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ F12 वेक्टर, मतलब Q1 का फोर्स Q2 के द्वारा, तो जो फोर्स लगा रहा है वो पीछे लिखा जाता है, जिस पर फोर्स लग रहा है वो पहले लिखा जाता है, इस तरह से। ऐसे भाई इसके लिए मतलब ये भी भाई दूर जा रहा होगा ऐसे करके, तो इसको मैं लिख दिया F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, ठीक है ना। तो Q2 का फोर्स Q1 के द्वारा, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इसके बाद में अपन इनकी स्थिति सदिश वगैरह देखें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कि भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या है और इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, देखो जैसे मैंने इसके लिए बनाया कि भाई मैं स्थिति बता रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में, इसकी स्थिति बता रहे हैं अपन F21 की, तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ R21 और ये हो गया तुम्हारे पास में वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्थिति बता रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाऊँगा मैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया R21 वेक्टर लिख दिया, दो की तरफ चलना है वन की ओर से, ठीक है ना। ऐसे करके ऐसे अगर मैं इसकी स्थिति बताऊँ तो भाई ये स्थिति कैसे बनेगी तुम्हारे पास में इस तरह से, तो इसको अपन लिख देंगे R12 वेक्टर इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपने स्थिति सदिश जो बनाए हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, आप इनके लिए इकाई सदिश डिफाइन करेंगे, तो भाई ये जो अपने पास में R21 वेक्टर में इसके लिए इकाई सदिश लिख रहा हूँ, भाई R21 कैप, ये क्या है, ये R21 वेक्टर का इकाई सदिश है। इकाई सदिश का काम तो सबको पता है कि भाई जिसका परिमाण होता है एक और जो किसी वेक्टर की दिशा बताने का काम करता है, तो भाई ये किसकी दिशा बताने का काम कर रहा है, ये इसकी दिशा बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे अपन लिखें R12 वेक्टर, सॉरी R12 कैप, तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा R12 वेक्टर का इकाई सदिश ऐसे करके, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी मेरे को इसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो मैं इसको यूज करूँगा, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है। एक बार फ्रेम चेक करना है, ये फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको देख रहा है। अब देखो यहाँ से आगे अब अपन निकाल रहे हैं फोर्स को, है ना। तो तुम्हारी इच्छा हो इसको निकाल लो पहले इसको बाद में निकालो, या फिर इसको निकाल लो पहले इसको बाद में निकाल लो, ठीक है ना, जैसे भी करो। चलो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Q1 पर Q2 के कारण बल, ठीक है ना। इस बल को मैंने क्या बोला है भाई, Q1 पर Q2 के कारण बोले तो F12 वेक्टर बराबर, ठीक है। अब लिखे अपन, तो भाई देखो अगर आप यहाँ पे K को यूज़ करना चाहें डायरेक्ट तो K को यूज़ करो, अगर उसकी अगर आप 1/4 पे एप्सिलॉन लिखना चाहते तो आप उसको ऐसे लिख लो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो। तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है ना। आप R² मतलब यहाँ पे R को आप 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 1/2 वेक्टर टाइप में इस तरह से करके। अब भाई ये तो हो गया इसका परिमाण, और तुम्हें पता है वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है उसका परिमाण, दूसरी होती है दिशा, ठीक है ना।
तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में परिमाण इस वेक्टर का F12 वेक्टर का। अब इसकी दिशा कैसे बताओगे? तो F12 वेक्टर के लिए दिशा बताने के लिए अपन किसको काम में लेंगे? R12 वेक्टर को, ठीक है ना, इसको। तो इसकी दिशा को कौन बता रहा है तुम्हारे पास में? भाई ये R12 वेक्टर यहाँ पे कौन है? ये तुम्हारे पास में R12 वेक्टर। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो आप R12, ऐसे करके आप इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसके बाद में आप यहाँ पे देखें इसको, चाहे सुबह इसको सिंपल लिखो, नहीं कन्फ्यूजन होगा तुम्हारे लिए। तो भाई आप तो मतलब मैं आपको मतलब नोटिशन सिंपल बता रहा हूँ। भाई यहाँ पे F12 है, तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए अपन किसको लेंगे? R12 को, ठीक है ना। ये 12 तो ये भी तुम्हारे पास में क्या 12 है। तो भाई ये हो गया तुम्हारे पास में R12 कैप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 पर बल Q2 के कारण, ठीक है ना। अब ऐसे अब आप Q2 पे बल निकालो, तो देखो ये क्या रहेगा तुम्हारे पास में? Q2 पर Q1 के कारण बल, ठीक है। तो भाई ये इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे अपन F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 अपॉन में फिर से R²। उसके बाद भाई इसको सही करें अपन, तो भाई ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? R21 कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये F12 वेक्टर तुम्हारे पास में ये, और F21 वेक्टर तुम्हारे पास में ये वाला है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस वाले साइड को मैं साफ करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो अब देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो भाई देखो ये दोनों जो वेक्टर हैं बेटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में देखो दोनों बराबर हैं, कि जितनी दूर यहाँ से ये उतना ही दूर यहाँ से ये वाला है, दोनों बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई इनको फिर कैसे लिखा जाएगा कि अपन इसको लिख लेंगे कि मेरा जो क्या बोलते हैं R12 जो तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं कैप जो है, ठीक है ना, R12 कैप जो है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ R21 कैप के, ठीक है। अच्छा इससे अब अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आप किसी एक को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास में 12 है, तो मैं 12 की जगह पे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो ये किसके बराबर होता है? माइनस के R21 वेक्टर के बराबर होता है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या लिख रखा है? F12 वेक्टर इक्वल टू है तुम्हारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास में Q1 Q2 अपॉन में R²। और भाई R12 की जगह पे मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? माइनस का यहाँ पे लिखेगा माइनस R21 कैप, ठीक है। अब भाई इस माइनस को सामने ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो देखो ये तुम्हारे पास में क्या बनेगा? F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ले आया मैं सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है तुम्हारे पास में Q1 Q2 अपॉन में R², और ये होता है तुम्हारे पास में R21 कैप, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ तुम्हारे लिए समझने में आसान रहे बेटा, इस वजह से मैंने यहाँ से नोटेशन टाइप करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो माइनस वगैरह का लगा बेटा फिर यहाँ से पूरे से अरेंज करके चलना होता है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, है ना। चीज़ वही है, बातें वही हैं, और इस तरह से करोगे तो आपके लिए कैसा रहेगा? ये आसान रहने वाला है, ठीक है ना, इस तरह से। चलो तो देखो यहाँ से अब देखो इतने से हिस्से को नोटिस करो आप, इतने से ये जो आपके पास में लिखा हुआ है इसको देखो यहाँ से मिला के देखो, इससे मिल रहा है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे पास में क्या है? F21 वेक्टर है, ठीक है ना। तो भाई मैं इसकी जगह पर अगर F21 वेक्टर को लिख दूँ तो भाई इसके पूरे की जगह पर रह जाएगा F21 वेक्टर, और ये तुम्हारे पास में कौन आ जाएगा? माइनस आ जाएगा सामने। तो भाई यहाँ से तुम्हारे पास में F12 वेक्टर जो है वो माइनस का हो गया F21 वेक्टर के। मतलब ये जो फोर्स है एक दूसरे के बराबर है, और माइनस का चिन्ह आपको ये बता रहा है कि अगर भाई ये वेक्टर फॉर्म में, तो माइनस चिन्ह आपको ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर, लेकिन दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ से इस वाले तरीके से अपने को क्या पता पड़ता है भाई? इससे अपने को ये पता पड़ता है कि ये जो अपना जो कूलम का नियम है, ये न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है,
जिसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं। कौन सा वाला? क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल का पालन करता है। ठीक है ना, पालन करता है, मतलब जो कूलम्ब बल है वो बेटा इस चीज का पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये आपके पास मतलब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया हुआ है। और तो ये है आपके पास में कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण है। ठीक है ना, बड़ी आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की थी। देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ये आपके पास मान लो कि जो अपने पास न्यूटन का जो बल है उसका ये आपके पास ना नोड पॉइंट बनता है, मतलब एम आई पॉइंट बनता है सबसे पहले वाला। ठीक है ना, दूसरे पॉइंट की बात कर दूँ मैं यहीं पे वैसे ही कि भाई साहब अपना ये जो अपना न्यूटन का जो बल है था ये हमेशा जिस मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है ना, मतलब यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो बेटा ऐसे बलों को अपन बोलते हैं केंद्रीय बल। अतः यह केंद्रीय बल है। ऐसे बलों को बेटा अपन केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो रेखा के अनुदिश का इसका मतलब क्या है कि भाई देखो ये अगर आपके पास में आवेश यहाँ पर है, दूसरा अगर तुम्हारे पास में आवेश यहाँ पर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये, अगर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो तो बेटा ये इसी रेखा में आगे बढ़ेंगे इधर थोड़े तक ऐसे करके। ठीक है ना, कहीं उल्टी सीधी डायरेक्शन में जाएंगे। मान चलो आपका एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा अगर आपके पास में यहाँ पर, तो बेटा दोनों को मिलाने वाली रेखा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो भाई इनके बीच में अगर प्रतिकर्षण होता है तो बेटा इस तरह से जाएंगे। ठीक है, अच्छा आकर्षण तब भी समझ लें, तो जैसे देखो यहाँ पे अपने पास में माइनस क्यू है, इधर अपने पास में प्लस क्यू है। ठीक है ना, तो ये आकर्षण होगा, मतलब ये इनको मिलाने वाली रेखा है ऐसे करके, तो ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो भाई ये वाला बल कैसे हो गया ऐसे करके, ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कैसे हो गया ऐसे, मतलब होंगे उसी रेखा, मतलब उससे इधर उधर नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे बल लग जाए ऐसे करके, यहाँ पे बल लग जाए ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं लगेगा, उसी रेखा पे लगेगा जो रेखा इन दोनों को आपस में मिला रही है। ठीक है ना, तो ये होता है अपने पास में इसके लिए। अच्छा देखो प्लस और माइनस से अब एक चीज़ और समझ लो। देखो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई साहब जैसे अपने मतलब अपने सीख रखा है कि भाई साहब अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको साफ करके दोबारा लिखूँगा। चलो ठीक है, अब देखो अब देखो इस मतलब जो आज का ये जो टॉपिक है भाई, ये जो टॉपिक है आपके लिए मतलब काफ़ी आसान टॉपिक है। ठीक है ना, और ये मान लो कि यहाँ से आपके फिजिक्स के छोटे से जो मतलब जो डेरिवेशन वगैरह है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, अच्छा बेटा ध्यान रखना भाई, उसका करेक्शन आपको जरूर करना है, जो एप्सिलॉन नॉट और 1/4 वाला है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से, हाँ तो मैं किसकी बात कर रहा था, देखो ये बात थी कि जैसे देखो ये माइनस का चार्ज है, ये तुम्हारे पास में प्लस का चार्ज है। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा भाई वो बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है ना, आकर्षण बल होता है भाई ये बल। अगर तुम्हारे पास में ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सजातीय आवेश है, तो ये बल कैसा लगेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण का होगा। ये सब आपने सीख रखा है। अगर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इनके बीच में भी जो बल है बेटा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल होगा। अब देखो इससे क्या फायदा होता है कि भाई देखो जैसे मैं यहाँ से एफ निकालूँ तो एफ बराबर था तुम्हारे पास में 1 के लिख दे डायरेक्ट के, और उसके बाद में मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो मेरे पास में जैसे मैं इस वाली कंडीशन में देखूँ, ठीक है ना, तो भाई ये माइनस का है और ये तुम्हारे पास में कैसा है, प्लस का है। ठीक है ना, और नीचे तुम्हारे पास में कौन आ रहा है, चलो आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी मैंने बोल दी स्मॉल आर है। ठीक है ना, ये वाली जो दूरी है इन दोनों के बीच की, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल आर बोल दिया। ठीक है ना, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वैल्यू कैसी आएगी तुम्हारे पास में, एफ की नेगेटिव आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बेटा नेगेटिव जो वैल्यूज है उनका मान बेटा 1 से कम होता है। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखना 1 से कम बोले या फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए बोला 0 से कम होता है। ठीक है ना,
तो भाई ध्यान रखना कि अगर कभी भी आकर्षण बल की बात होगी तो आकर्षण बल के लिए बेटा, आकर्षण बल के लिए बेटा अगर अपन देखें तो बेटा जो फोर्स जो है वो हमेशा बेटा लेस देन होगा किससे, 0 से, ठीक है ना। ऐसे अगर बेटा यहाँ प्रतिकर्षण बल को चेक करो तो देखो इसको भी मैं नेगेटिव बोल दूँ, इसको भी मैं नेगेटिव बोल दूँ, इस तरह से इसको भी मैंने नेगेटिव बोल दिया, तो भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू बेटा कैसी होती है, 0 से बड़ी होती है। तो भाई यहाँ पे आपने ये बोल सकते हैं अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, वैसे प्रतिकर्षण बल के लिए एफ जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ये आपके लिए समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो देखो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। अब देखो अपन यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करें। 1 न्यूटन की डेफिनेशन को अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो समझो, एफ इक्वल टू क्या तुम्हारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। मैंने बोला कि भाई जो Q1 है वो बराबर है Q2 के, इन दोनों की वैल्यू क्या 1 कूलम, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू कैसी है, 1 कूलम है, ठीक है ना। चलो 1 कूलम को डिफाइन कर देते हैं, 1 कूलम को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो इनकी वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या बनती है, 1 कूलम बनती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं Q1 Q2 को इन सारी चीज़ों को हटा दूँ यहाँ से, तो मतलब इसको मैं ले जाऊँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में ऊपर, और ये भी मेरे पास में क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो अपन ये देखने वाले हैं भाई जो कूलम है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अपने पास में, तो यहाँ बेटा इनकी वैल्यू अपन रख दी 1 कूलम, उसके बाद मैंने फोर्स को बोल दिया मैंने अपने पास में 1 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ बेटा अपने आर जो है वो मैंने बोल दिया भाई 1 मीटर है, तो भाई ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ से अगर इन सारी बातों को अगर लेके जाए बेटा अपन, देखो यहाँ से अगर रखें अपन, तो ये तुम्हारे पास में क्या बना, एफ की जगह क्या आया 1 इक्वल टू 1/4π। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ठीक है ना, ऐसे कैसे। अच्छा जी, उसके बाद में तुम्हारे पास में Q1 Q2 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास में, मैंने यहाँ पर अभी तुम्हारे पास में बोली भाई ये तुम्हारे पास में 1 है और ये भी तुम्हारे पास में क्या 1 है, ठीक है ना। आर को देखा अपन तो आर की वैल्यू भी तुम्हारे पास में कैसी है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ से अपन एफ को निकालना है ना, एफ को निकालेंगे, एफ की वैल्यू यहाँ पर पुटअप नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो एफ से अपन मतलब इसकी डिफाइन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में Q1 बराबर Q2 Q2 और ये वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी 1 कूलम बोली अपन ने, आर बराबर तुम्हारे पास में 1 है। तो यहाँ पर मैं इसको एफ ही लिखे देंगे ऐसे करके। थोड़ा यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास में, 9 × 10⁹ न्यूटन आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा 1 कूलम को फिर डिफाइन कैसे करोगे कि भाई 1 कूलम वह मतलब आवेश होता है, मतलब जब दो आवेशों का परिमाण 1 कूलम हो, दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलम हो तथा वे परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना हो, तुम्हारे पास में 9 × 10⁹ न्यूटन हो। तो ऐसे आवेश को अपन क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे दो आवेश जिनकी मध्य दूरी 1 मीटर हो तथा जिनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उन आवेशों का परिमाण क्या होगा तुम्हारे पास में, 1 न्यूटन होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। जब दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण या आप बोल सकते हो स्टेबल बल का परिमाण, ठीक है ना। बल का परिमाण 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश का मान
आवेश का मान 1 न्यूटन होगा। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे पास में डेफिनेशन इसकी। और देखो भाई यहाँ से समझने वाली बात ये है कि बेटा जो 1 न्यूटन जो क्या बोलते हैं आवेश का मान 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास बेटा ये जो अपने पास में क्या बोलते हैं जो 1 कूलाम बेटा जो आवेश है बेटा ये बहुत बड़ी मात्रा होती है। ठीक है ना, अब बहुत बड़ी मात्रा कैसे होती है, तो भाई बहुत बड़ी मात्रा को अपन कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे भाई 1 कूलाम आवेश के लिए कितनी बल की मतलब कितना बल चाहिए अपने को 9 × 10⁹ इतना न्यूटन का फोर्स है। अब देखो इस चीज़ को ऐसे कंपेयर कर लो इसको कि मतलब बेटा अपने पास में जो वेट है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, तो वैसे जैसे मैंने बोला कि मान के चलो कि कोई मतलब बस है ना, उस बस का जो द्रव्यमान है वो मान के चलो तुम्हारे पास में कितना है 4500 किलोग्राम है। कितना हमारे पास में 4500 किलोग्राम है उस बस का जो वेट है। ठीक है, उसके बाद में भाई ग्रेविटेशन त्वरण की इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है। चलो इसको 10 बोल देते हैं, है ना, मान लो लोअर 10 है ऐसे करके। तो वैसे यहाँ पर तुम्हारे पास में उस बस का जो वेट है बेटा वो वेट बनता है तुम्हारे पास में, क्या वेट बन गया था तुम्हारे पास में 45,000 किलोग्राम। ठीक है ना, अब भाई ये जो वेट है ना बेटा ये अपने आप में एक बल होता है, मतलब कोई भी वस्तु जो है मतलब वस्तु का जो एक्चुअल में जो द्रव्यमान होता है ये है और उस वस्तु को जो प्रति बेटा अपनी तरफ इस वाले मतलब त्वरण से खींच रही है अपनी तरफ, तो भाई ये भी अपने आप में क्या हो गया बल हो गया है। ठीक है ना, तो भाई ये जो बल है अब इस बल की वैल्यू देखें तो ये कितना बना है तुम्हारे पास में 45,000 किलोग्राम के करीब बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से मतलब ये जो वेट है ये कितना बन रहा है 45,000 किलोग्राम बन रहा है इस तरह से। तो भाई यहाँ पे देखें तो भाई ये वाला जो वेट है अगर इस वेट के लिए अगर अपन देखें बेटा तो इससे काफ़ी बड़ी वैल्यू देती है तुम्हें किसमें 9 × 10⁹ में। ठीक है, चलो मैं इसको बल को थोड़ा सही कर दूँगी। ठीक है ना, अच्छा देखो अगर आपको इस चीज़ से फील ना आए तो बेटा आप इससे मतलब यहाँ से किलोग्राम को हटा दो तो भाई है तो बल, तो बेटा यहाँ पे आप इसको न्यूटन ले सकते हो बेटा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये आपके पास में क्या हो सकता है न्यूटन भी हो सकता है, मतलब इसको आप न्यूटन ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये 45,000 न्यूटन का फोर्स बन के आ रहा है एक बस के द्वारा। अब भाई इसको अपन देखें तो भाई देखो अगर मैं इसको सही से करूँ तो भाई ये क्या लिख दोगे आप लोग 45 × 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया ना। अब इसको देखें अपन तो ये तुम्हारे पास में कितना होगा 9 × 10⁻⁹। तो चलो मैं इसको देखो यहाँ पे लिखूँगा तो भाई 9 मतलब यहाँ से एक पावर ले लेगा तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 90 और ये हो गया 10⁻⁸ कितना हो गया 8। 45 इससे बेटा ये 2 बार कट गया बेटा, ये 3 है तुम्हारे पास में, ये 8 है बेटा, यहाँ से अगर आप काटोगे इसको तो बेटा ये तुम्हारे पास में कितनी बची 5, मतलब 2 × 10⁵ तो बेटा इतना गुना है देखो बेटा। तो आपको समझ लो भाई एक कूलाम जो आवेश है अपने आप में कितनी बड़ी वैल्यू है, तो मतलब आपके पास बेटा इतनी सारी बस चाहिए। ये आपके पास में बस का नंबर है बेटा, तो 2 × 10⁵ और 10⁵ का मतलब तुम्हारे पास में क्या बनता है 10⁵ है ना, तो 2 × 10⁵ तो 10 × 10 × 10 इंटू में 10 और फिर से इंटू में 10, तो ये 1 2 3 4 5 वो 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख। तो बेटा ये तुम्हारे पास में 2 लाख बसें होगी, कितनी होगी ये 2 लाख बस होगी बेटा। इतनी बसों का बेटा जो द्रव्यमान है ना बेटा, जो द्रव्यमान है जो मतलब वेट है बेटा, वो वेट होता है तुम्हारे पास में मतलब उस वेट के जो वेट है जो तुम्हारा या फिर बोला कि जो बल है बेटा उसका जो मान है ना बेटा वो होगा 2 1 कूलाम के आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बराबर। तो आप समझ लो बेटा ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं भाई आवेश की छोटी छोटी यूनिट से यूज़ करते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे कौन कौन सी यूनिट है तुम्हारे पास में, एक तो होती है तुम्हारे पास में मिली कूलाम है, मिली कूलाम को कूलाम में चेंज करें तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ कूलाम। ठीक है ना, ये होता है बेटा तुम्हारे पास में माइक्रो कूलाम, तो बेटा ये माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो कूलाम कैसे लिखेंगे 1 × 10⁻⁶ कूलाम ऐसे करके। एक होता है बेटा तुम्हारे पास में नैनो कूलाम ऐसे करके, तो भाई इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे 1 × 10⁻⁹ कूलाम। एक होता है बेटा पीको कूलाम ऐसे करके, तो भाई इसको कैसे लिखोगे आप लोग 1 × 10⁻12 कूलाम। ठीक है ना, तो इस तरह से यूनिट्स वगैरह यूज की जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और यूज होती है जिसको अपन बोलते हैं 1 फैराड। ठीक है बेटा, 1 फैराड के बराबर होता है 1 फैराड होता है बेटा 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक काम की चीज़ है। ठीक है,
तो मैंने बेटा इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, इससे मतलब इस वाले टॉपिक के ऊपर और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं वो आपको अगले लेक्चर में देखने के मिलेंगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो लेक्चर आपको मतलब पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर बेटा एक बार समझ में नहीं आता तो बेटा आप इसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। अगर टाइम कम हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। टाइम अगर मतलब अच्छा खासा अगर चीज़ बात मतलब समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह हो रही है तो बेटा आप मेरे को कमेंट वगैरह कर सकते हो। तो बेटा मैं हो सकता है कि आपके मतलब हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करूँगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर मतलब इस वीडियो को आप जैसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई आप चैनल को लाइक करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।